नमस्कार विद्यार्थियों, संकल्प के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन पर आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास के अंदर हमने अलग चैप्टर डिस्कस किया था और उस चैप्टर की समाप्ति के बाद अब हम एक नए अध्याय को लेकर के आए हैं, जिसके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके जीवन से कितना गहरा रूप से जुड़ा हुआ है, कितना गहरा लगाव रखता है। आप चैप्टर का नाम देख रहे होंगे, चैप्टर का नाम है समायोजन। समायोजन एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप इसके हिंदी शाब्दिक अर्थ से नहीं समझेंगे। इस समायोजन को अगर आप थोड़ा गहराई से समझें तो इस समायोजन का अंग्रेजी रूपांतरण नाम है एडजस्टमेंट। और आप तो जानते ही हैं, जिंदगी में विद्यार्थी से ज्यादा एडजस्ट कोई नहीं कर सकता। बेचारा ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ के जयपुर आता है, एक निश्चित धनराशि देकर के फीस अदा करके बेचारे पीजी जैसी जगह के अंदर संकुचित क्षेत्र में पढ़ाई करता है, खर्चों पर नियंत्रण करता है, माता पिता से रुपए पैसे मांगने में झिझकता है, कोशिश करता है कि कोई छोटी मोटी जॉब करते करते पढ़ ले तो सोने पे सुहागा हो जाए। इंसान अगर सुबह जल्दी उठ नहीं पाया तो हो सकता है सर्दियों में कोई बिना नहाए ही कोचिंग पहुंच जाए। इसका मतलब हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एडजस्ट करता है, चाहे रुपए पैसों से जुड़ा हुआ हो, चाहे सामाजिकता से जुड़ा हुआ हो, चाहे नैतिकता से। हर जगह आपको समायोजन देखने को मिलता है। पर यह समायोजन क्या है, किस प्रकार से साइकोलॉजी के सिलेबस के अंदर जोड़ा गया है, क्या आपको सीखना है, और मुख्य बात यह है एग्जाम में सवाल सही कैसे करना है, उसकी पूरी विस्तृत जानकारी आपको यहां दी जा रही है। जैसे कि मैं रीट की बात करूं तो रीट के सिलेबस के अंदर जब भी और जितने भी पेपर आज तक हुए हैं, चाहे वो सीटेट का हो, चाहे रीटेट का, आपके आईटेट का हो कि रीट के रूप में हो, चाहे आप हरियाणा का टेट दें, चाहे यूपी टेट दें, 1 से 2 सवाल इस चैप्टर से आते हैं। पैटर्न भी फिक्स है, इसलिए इसको तथ्यात्मक तरीके से समझते चलें और किसी तकलीफ में आप लोग नहीं आएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि एग्जाम में आने वाला सवाल हमारा बिल्कुल सही हो। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का जिसका नाम समायोजन है, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट का हिंदी रूपांतरण किया जाए तो इसका मतलब है सुव्यवस्था, यानी कि अच्छी व्यवस्था। तो कल को अगर कोई आपसे पूछे कि समायोजन का अंग्रेजी रूपांतरण कौन सा है, तो आप बताएंगे एडजस्टमेंट। और इस एडजस्टमेंट का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? सुव्यवस्था, यानी कि अच्छी व्यवस्था। इस समायोजन के लिए एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि संसार में जन्म लेने वाला हर प्राणी, उसकी कोई ना कोई इच्छा जरूर होती है। जैसे मान लो कोई कलेक्टर बनना चाहता है, किसी की कोई ना कोई आवश्यकता होती है कि साहब सरकारी नौकरी लगना है, और किसी न किसी को विचार जरूर आते हैं कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। अगर इस प्राणी की इच्छाएं, आवश्यकताएं और विचार उसकी परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित हो जाएं, तो इसका मतलब उस प्राणी का समायोजन हो जाता है। यानी प्राणी की इच्छा थी कि वो कलेक्टर बने, और अगर वो आईएएस की परीक्षा पास करके कलेक्टर बन गया है तो इसका मतलब उसका समायोजन हो गया है। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति यदि स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढाल ले तो यही उसका समायोजन है। तो सीधे शब्दों में बात निकल के आ रही है कि खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेना ही समायोजन है। लेकिन क्या हर व्यक्ति आईएएस बन पाता है? क्या हर व्यक्ति जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहा है वो सरकारी नौकरी लग पाता है? 100 में से हो सकता है कि 10 विद्यार्थी अपना सपना पूरा कर लेते हों, पर 90 विद्यार्थी अपनी उम्मीदों के टूट जाने के डर से, अपनी उम्मीदों के बिखर जाने से कहीं ना कहीं असहाय लगते हैं। लेकिन उस समय इस परिस्थिति को एक विशेष नाम दिया जाता है। यदि आपने परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लिया तब तो आप समायोजित हैं, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो एक विशेष शब्द मैं आपको बताना चाहूंगा, तब आपका समायोजन नहीं, तब आपका कुसमायोजन हो जाता है। इसका मतलब परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया तो समायोजन, नहीं ढाल पाए तो कुसमायोजन। अब अगला सवाल ये उठता है, समायोजन हम किसके साथ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समायोजन के पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होते हैं। प्राणी के द्वारा एक प्रकार से नहीं, 2 से नहीं, बल्कि 3 प्रकार से समायोजन किया जाता है। यानी कल को अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि समायोजन कितने प्रकार से होता है, तो आप आंसर देंगे 3 प्रकार से। और उन 3 प्रकारों में पहला प्रकार है स्वयं के साथ, दूसरा प्रकार है समाज के साथ, और तीसरा प्रकार जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, जैविक समायोजन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है?
आइए समझते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम स्वयं के साथ। आखिर खुद के साथ समायोजन कैसे करेगा इंसान? स्वयं के साथ समायोजन का मतलब होता है कि व्यक्ति की, जैसे मान लीजिए एक लड़का था जिसकी इच्छा थी कि वो साहब एमबीबीएस की तैयारी करे, वो पीएमटी की तैयारी करे, वो डॉक्टर बनना चाहता था। लेकिन जब वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखता है तो उसे पता चलता है कि पिताजी की जमीन तो पहले से गिरवी रखी हुई है, माता के गहने पहले से ही गिरवी रखे हुए हैं, इसका मतलब घर की आर्थिक स्थिति दयनीय है। तो वो ये निर्णय लेता है कि मैं अपने पीएमटी की तैयारी करने को सपने को दबाऊंगा और कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन वगैरह करके सस्ते पाठ्यक्रम करके उसके बाद किसी सरकारी नौकरी की तलाश करूंगा। तो इसका मतलब उस लड़के की इच्छा थी डॉक्टर बनना, लेकिन उसने अपनी इच्छाओं को दबाया और आज वो ग्रेजुएशन करके बीएड करके किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब खुद के सपनों को दबा देना, खुद की आवश्यकताओं को दबा देना किसके साथ समायोजन है? स्वयं के साथ होने वाला समायोजन है। लेकिन बात जब हम करते हैं समाज के साथ, तो समाज क्या है? समाज है दूसरे व्यक्ति। दूसरे व्यक्ति, एक लड़का अभी जिसने सिर्फ जन्म लिया है और उसके पिताजी उसके जन्म लेने पर ही कहते हैं कि मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा साहब। क्यों भैया? वो अपने सर पर डॉक्टर लिखवा के आया है, क्या पता उस बच्चे की क्या बौद्धिक क्षमता है। वो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके ऊपर आकांक्षाओं का ये बोझ लग दिया जाता है कि तुझे डॉक्टर ही बनना है। बेचारे उस लड़की की क्षमता नहीं थी, डॉक्टर बनने के लिए वो कोटा जाता है, 4 साल अपने आप को घिसता है, उसके बाद जब वो डॉक्टर नहीं बन पाता है तो आत्महत्या कर लेता है। इसका मतलब जब कोई प्राणी दूसरों के दबाव में, दूसरों की आकांक्षाओं के बोझ तले कार्य करने की क्षमता करता है, कार्य करने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब वो दूसरों के साथ यानी कि समाज के साथ समायोजन कर रहा है। लेकिन रीट के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा तीसरा पोर्शन, जिसका नाम है जैविक समायोजन। क्या है जैविक समायोजन? इसे अच्छे से समझिए। देखिए, आपने 2-3 क्रियाओं के बारे में सुना होगा, जैसे कि पाचन, उत्सर्जन, श्वसन। ये सब कैसी क्रियाएं हैं? जितनी भी क्रियाएं जिनके मैंने नाम लिए हैं, चाहे पाचन हो, चाहे श्वसन हो, चाहे उत्सर्जन हो, ये शरीर की जैविक क्रियाओं के उदाहरण है। देयर आर सो मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आर फाउंड इन अवर ह्यूमन बॉडी। ये सभी की सभी जैविक क्रियाओं के उदाहरण है, चाहे वो श्वसन हो, चाहे वो पाचन हो, चाहे उत्सर्जन हो। जब तक ये क्रियाएं सही ढंग से चलती रहेगी तब तक हमारा शरीर स्वस्थ है। लेकिन इन केस अगर पाचन तंत्र में कोई खराबी आ जाए, श्वसन तंत्र में कोई दिक्कत आ जाए, उत्सर्जन के अंदर कोई दिक्कत आ जाए, तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है। और यह बीमार होना जैविक असंतुलन को प्रदर्शित करता है। तो यदि शरीर की जैविक क्रियाएं वातावरण के साथ में अनुकूलित हैं, तब तक हम स्वस्थ हैं, यानी कि हमने जैविक समायोजन कर रखा है। और यदि हम बीमार हो गए हैं तो इसका मतलब हम जैविक रूप से समायोजित नहीं हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है यह शब्द और इस जानवर का नाम, जो कि है ऊंट, कैमल। आप सभी को पता है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कई कारण हैं। उसके गद्दीदार पैर रेत में धंसते नहीं हैं, वो मलमूत्र का त्याग ग्रीष्म और बहुत ही गर्मी की परिस्थितियों में ठोस रूप में करता है, वह अपनी कुबड़ में वसा का संचय करके रखता है और 14 से 15 दिन तक बिना पानी पिए जीवित रह लेता है। आखिर वो ऐसा कैसे कर पाता है? वो ऐसा इसलिए कर पाता है मित्रों, क्योंकि वो रेगिस्तान के वातावरण के साथ में अपनी जैविक क्रियाओं को संतुलित कर पाता है। और वो सबसे बड़ा जीता जागता जैविक समायोजन का उदाहरण है, क्योंकि वो सब इसलिए कर पाता है क्योंकि उसने जैविक समायोजन किया है। तो समायोजन 3 प्रकार से हुआ, स्वयं के साथ, दूसरों यानी कि समाज के साथ, और तीसरा जैविक समायोजन। लेकिन देखिए, समायोजन के बारे में हमने अपनी बात की, वैसे ही कई अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने भी इसके ऊपर प्रकाश डाला है। और आप तो समझ ही गए होंगे कि जब भी मैं किसी मनोवैज्ञानिक का नाम लूंगा तो किसी ना किसी परिभाषा की बात होगी। जैविक समायोजन और इससे रिलेटेड समायोजन से अलग से जो जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी तथ्य हैं, इसके ऊपर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या बातें कही है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन जैसा कि पिछले अध्याय में आपको बता चुका हूं, आपके परिभाषाएं बहुत हैं,
याद करके जाएंगे, लेकिन वहां जाकर के ये गारंटी नहीं है कि आपको वो परिभाषा याद आ जाएगी कि आप ये क्रो ने कही थी कि स्किनर ने कही थी। इन्हें याद करने का एक आसान तरीका मैंने पिछली क्लास में बताया था और अब भी बता रहा हूं। पढ़ना पूरा है, दिमाग से काम लेना है, स्मार्ट वर्क करके चलना है। देखिए, पहली परिभाषा हम देखते हैं जीन पियाजे की। जीन पियाजे का जब आप सिद्धांत पढ़ते हैं, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, तो जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान विषय से इसने एक शब्द लिया था स्कीमा, जिसका अर्थ होता है प्राणी के व्यवहारों का संगठित रूप। और इस आदमी ने अपनी परिभाषा में उसी एक शब्द का इस्तेमाल किया। अगर आप ध्यान दें, इसने कहा है कि इसकी मां ही समायोजन का आधार है। अब आप इसकी मां मतलब इनकी माताश्री के बारे में मत समझिएगा। इसकी मां का मतलब इन्होंने जूलॉजी विषय से एक शब्द उठाया था जिसका अर्थ था प्राणी के व्यवहारों का संगठित रूप। इन्होंने अपनी परिभाषा में कहा है कि इसकी मां ही समायोजन का आधार है। तो जब परीक्षा होगी और इनकेस जीन पियाजे की परिभाषा आती है तो आपको पूरी परिभाषा याद नहीं रखनी, आपको सिर्फ एक शब्द अपने दिमाग में रखना है और वो शब्द है स्कीमा। जब भी जिस भी परिभाषा में स्कीमा शब्द आएगा वह निश्चित रूप से जीन पियाजे होगा। अगली परिभाषा हम देखते हैं एडलर की। एडलर अपनी परिभाषा में कहता है कि श्रेष्ठता प्राप्ति ही समायोजन है। बात तो सही कह रहा है। मान लीजिए आप कलेक्टर बन गए हैं, तो जिस आपके घर में पहले आपके, चलो कोई मान लीजिए कोई आपको पूछता नहीं था, आपके पिताजी भी आपको किसी काम के लिए भगाते थे कि साहब ये ला और वो ला। एक बार आप अगर कलेक्टर बन गए तो वही पिताजी आपके गले के बेटा रोटी खाया, दही लेके आऊं, ये लाऊं वो लाऊं, 10 लोग आपकी आवभगत करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने श्रेष्ठता प्राप्त कर ली है। और यही बात एडलर कहता है कि श्रेष्ठता प्राप्ति ही समायोजन है। लेकिन वही बात, स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा विद्यार्थियों, ऐसा नहीं चलेगा। आपको सिर्फ एक शब्द इस परिभाषा का याद रखना है और वो है श्रेष्ठता। जिस परिभाषा में श्रेष्ठता शब्द आ गया वह परिभाषा 101% एडलर की ही मानी जाएगी। अगली परिभाषा पाते हैं कार्ल जुंग। ये कार्ल जुंग की परिभाषा रीट के एग्जाम के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और कार्ल जुंग एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से आज इसे दुनिया बहुत अच्छे से जानती है। जब आप व्यक्तित्व का चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब आपको पता चलेगा कि यही वो व्यक्ति है जिसने व्यक्तित्व का सबसे मान्य वर्गीकरण किया था। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, इस प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे। ये आदमी अपनी परिभाषा में कहता है कि आत्म सिद्धि ही समायोजन का आधार है। तो यहां पर क्लियर करना पड़ेगा कि आत्म सिद्धि क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है। आत्म सिद्धि का मतलब है कि जब प्राणी की सभी आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाएं, उस अवस्था को आत्म सिद्धि कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम की तैयारी की, रीट के एग्जाम की तैयारी की, हमने सिलेक्शन ले लिया, धीरे धीरे समय बीता और जब हमारा रिटायरमेंट हुआ उसके बाद हम अपने घर में, अपने बगीचे में अखबार पढ़ते हुए सोचते हैं कि आज मैंने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है, बिल्कुल मैंने संतोष हो गया हूं। यह संतोष की भावना ही आत्मसिद्धि है। और यही कार्ल जुंग इसके अंदर कहना चाहता है कि आत्मसिद्धि ही समायोजन का आधार है। लेकिन फिर से स्मार्ट वर्क की बात आए तो एक शब्द आपको याद रखना पड़ेगा, केवल आत्मसिद्धि। यह जहां पर होगा वह निश्चित रूप से परिभाषा कार्ल जुंग की होगी। अगली परिभाषा में एक महान शख्सियत के बारे में कह रहा हूं, सिगमंड फ्रायड। और मैं आपका ध्यान बताना चाहूंगा कि 2 लोग ऐसे हैं साइकोलॉजी के सिलेबस में जो पहले चैप्टर से लेकर के आखिरी तक अपने जगह दिखाते हैं। और रीट के एग्जाम में 2 से 4 सवाल तो ये 2 भाई देंगे आपको, जिनमें एक भाई तो ऊपर ही ऊपर है, जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, और दूसरा आदमी है सिगमंड फ्रायड, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, इड ईगो, सुपर ईगो, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, इस प्रकार की बातें। इस सिगमंड फ्रायड की परिभाषा में कहा गया है कि इड, ईगो और सुपर ईगो के बीच संतुलन की अवस्था ही समायोजन है। पर हमको स्मार्ट वर्क करते हुए एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जिस परिभाषा में ऐसे शब्द दिखाई दें कि या तो भाई साहब इड, ईगो, सुपर ईगो, ये शब्द जहां नजर आ जाएंगे वो परिभाषा आपकी होगी सिगमंड फ्रायड की। तो देखिए अगली परिभाषा, समायोजन के चैप्टर के अंदर हम समायोजन के बारे में अब तक देख चुके हैं कि समायोजन क्या है, ये कितने प्रकार से होता है, समायोजन के लिए अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी है।
लेकिन इन परिभाषाओं के अलावा भी अगर मैं पिछले यूपी टेट, सी टेट और अदर राज्य स्तरीय टेट परीक्षाओं की बात करूं तो उनके अंदर भी कुछ ऐसे कथन पूछे गए हैं जिनका संबंध किसी मनोवैज्ञानिक से है। आइए उन कुछ सितारे बिंदुओं के रूप में उन पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं एक व्यक्ति की जिसका नाम है कप्पू स्वामी। ये एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान के अंदर भी एक अपनी परिभाषा दी थी कि मनोविज्ञान समाज में आदर्श और मूल्यों का पोषण करता है। यहीं पर आकर के इन्होंने एक कथन यहां पर भी दिया है समायोजन के अंदर, और ये कहते हैं कि समायोजन प्राणी को प्रसन्नता देता है। आप इस कथन को बहुत अच्छे से देखिएगा, समायोजन प्राणी को प्रसन्नता देता है। यानी कि जिस या कभी भी कोई एग्जाम में अंदर आपसे सीधा एक सवाल पूछ लिया जाए कि समायोजन प्राणी को प्रसन्नता देता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, तो आपको सीधा आंसर देना है कप्पू स्वामी। यानी आपको सिर्फ एक सवाल, एक शब्द अपने दिमाग में रखना है और वह है प्रसन्नता यानी कि खुशी। अगला कथन अगर हम देखें तो अगला कथन हम देख सकते हैं वाइट का। वाइट कहते हैं कि ये जो हम समायोजन पढ़ रहे हैं, ये समायोजन एक प्रकार से द्विमुखी प्रक्रिया है, डाइपोलर प्रोसेस है। तो कल को अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि समायोजन को द्विमुखी प्रक्रिया बताने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो आपको आंसर देना पड़ेगा वाइट। यानी कि एक शब्द आपको ध्यान रखना होगा, द्विमुखी। अब यहां पर आकर के कंसल्ट करने की बात यह आती है कि दो मुख बताए जा रहे हैं, तो ये दोनों मुख आखिर हैं कौन से। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो द्विमुख बताया गया है, ये द्विमुख व्यक्ति और वातावरण से जुड़ा है। यानी कि द्विमुखी प्रक्रिया में पहला मुख माना गया है व्यक्ति को और दूसरा मुख माना गया है वातावरण को। यानी कि व्यक्ति और वातावरण के बीच में चलने वाली प्रक्रिया है। अगली बात, अगले कथन की ओर आते हैं हम। अगला कथन हम देखते हैं स्मिथ महोदय का। स्मिथ कहता है कि समायोजन सदैव यथार्थ पर आधारित होता है। यथार्थ यानी कि वास्तविकता। यानी कि अगर आपने सफलता प्राप्त की है तो उसमें आपको खूब मेहनत लगी है और वो वास्तविक रूप से आपने अपने जीवन के अंदर उपलब्धि हासिल की है। तो ये व्यक्ति यही कहना चाहते थे कि समायोजन जो होगा वो हमेशा वास्तविकता यानी कि यथार्थ पर आधारित होगा। तो यदि एग्जाम में सवाल आए कि समायोजन को यथार्थ पर आधारित बताया गया है और उसमें व्यक्ति विशेष का नाम पूछे, तो आपको बताना पड़ेगा स्मिथ। एक व्यक्ति की मैं और चर्चा करना चाहूंगा यहां पर, स्किनर। इस व्यक्ति का नाम आते तो आप समझ लीजिएगा कि हर चैप्टर में इसकी रामकथा बार बार दोहराई जा रही है। हर चैप्टर के अंदर इसने अपनी एक अलग परिभाषा दी है। स्किनर समायोजन के अंदर कहते हैं कि समायोजन सीखने की प्रक्रिया है। यानी कि मान लीजिए अगर आपने समायोजन कर लिया है, आप एडजस्ट हो चुके हैं, इसका मतलब आपने परिस्थितियों से बहुत कुछ सीखा है। तो कुल मिला के बात यह हुई कि जो इसे सीखने की प्रक्रिया बताएगा वहां पर आंसर होगा स्किनर, जो इसे यथार्थ पर आधारित बताएगा वहां होगा स्मिथ, जो इसे द्विमुखी प्रक्रिया बताएगा वो होगा वाइट, और जो इसे प्रसन्नता की अनुभूति से जोड़ के बताएगा वो हो जाएगा कप्पू स्वामी। तो पिछले सेक्शन से लेके इस सेक्शन तक हमने कई कथन और परिभाषाओं को देखा और उन परिभाषाओं के आधार पर हम आगे बढ़े। अब इनके बाद हम बात करते हैं जिसके ऊपर कभी कभी एक सवाल बन जाता है, समायोजन की प्रकृति, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट। अब प्रकृति क्या है? प्रकृति का मतलब यह होता है कि हमें उससे संबंधित अवधारणाओं को स्पष्ट करना होगा कि समायोजन क्या है, कैसे है। तो मैं सबसे पहली बात लूंगा कि समायोजन गत्यात्मक यानी कि
एक गतिशील प्रक्रिया है। तो कई दफा मैं एग्जाम में देख चुका हूं कि एक सवाल बार बार पूछा गया है कि समायोजन को कैसी प्रक्रिया माना गया है, और वहां पर आंसर होता है गत्यात्मक या गतिशील प्रक्रिया, क्योंकि ये एक जगह रुक के काम नहीं करती बल्कि लगातार चलती रहती है। अगली बात, समायोजन को एक प्रकार से उपलब्धि माना जा सकता है। यानी कि मान लीजिए आपका सपना आईएएस बनने का था और आपने आईएएस के एग्जाम को क्रैक कर लिया है और अब आप आईएएस बन के कलेक्टर के पद पर सुशोभित हो चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपका समायोजन हो गया है, क्योंकि आपने एक विशेष प्रकार की क्या पाली है, उपलब्धि। तो समायोजन एक गतिशील प्रक्रिया भी है और समायोजन को एक प्रकार की उपलब्धि भी माना जाता है। अगली बात, समायोजन को एक प्रकार से डाइपोलर प्रोसेस माना गया है, द्विमुखी प्रक्रिया माना गया है। यह कुछ नया नहीं है। द्विमुखी प्रक्रिया बताने वाला कौन था, वाइट था। और यहां अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो दो मुख कौन से हैं। समायोजन हमेशा प्राणी और उसके वातावरण के बीच चलने वाली प्रक्रिया है, और इसका मतलब दोनों ध्रुवों में, दोनों मुखों में एक मुख व्यक्ति हो गया है और एक मुख हो गया है वातावरण। लेकिन कभी कभी वो एग्जाम में हमें कंफ्यूज करेगा। अगर वो द्विमुखी प्रक्रिया बता रहा है तब तो व्यक्ति और वातावरण है, लेकिन साथ ही साथ अगर वो द्विध्रुवीय शब्द दे दे तो भी हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। द्विमुखी और द्विध्रुवीय, इसमें एक छोटा सा अंतर है। द्विमुखी का मतलब तो है व्यक्ति और वातावरण के बीच चलना, लेकिन द्विध्रुवीय का मतलब है कि अगर आप समायोजन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो आपको दो ही ध्रुवों का सामना करने पड़ेगा, दो ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। या तो आपका समायोजन हो जाएगा या फिर आपका कुसमायोजन हो जाएगा। यानी दो ध्रुवों के ऊपर सारी कहानी है, या तो समायोजन हो जाएगा या कुसमायोजन हो जाएगा। तो समायोजन और कुसमायोजन ये तो हैं इसके दो ध्रुव, लेकिन प्राणी और वातावरण ये होता है द्विमुख। इसके बाद अगले बिंदु की बात करें, अगर किसी समाज की उन्नति देखनी है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि उस समाज में कितने ज्यादा प्राणियों का समायोजन हुआ है। आप देखते होंगे कि एक परिवार में बहुत पहले गरीबी थी, लेकिन उस परिवार के अंदर एक लड़के ने आईएएस का एग्जाम क्रैक कर लिया और उसके बाद उसके घर वालों ने कभी विपन्नता का दौर नहीं देखा, हमेशा सुखद जीवन काटा है। इसका मतलब, और उस कलेक्टर ने बनने के बाद समाज के अंदर भी योगदान दिया है। तो समाज की उन्नति क्या है? जैसे मान लीजिए 100 व्यक्ति हैं समाज में, अगर समाज के 100 व्यक्तियों में से 80 से 90% यानी कि 80 या 90 व्यक्ति गवर्नमेंट की बड़ी पोस्टों पर लगे हुए हैं, तो सीधी सी बात है उस समाज का अपना ही एक रुतबा होगा। तो समाज की जो उन्नति होगी वो हमेशा डिपेंड करती है समायोजित प्राणियों पर, कि कितने ज्यादा लोग समायोजित हैं, कितने ज्यादा लोग उन्नति के पथ पर और देश को उन्नति के पथ पर लेके जा रहे हैं। और प्रकृति से जुड़ी हुई एक अंतिम बात और मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये जो समायोजन है, ये समायोजन आवश्यकताओं को पूरा करता है। यानी कि समायोजन का मतलब यही हुआ कि आपने अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है और आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। तो सीधी सी बात है, समायोजन का अपने आप में एक विशेष महत्व है। यह हमें दो बातों से पता चला, एक तो इससे जुड़े हुए कुछ विशेष कथनों से और एक इससे जुड़ी हुई प्रकृति से। और प्रकृति से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि समायोजन चैप्टर का अपने आप में एक विशेष महत्व है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि समायोजन जो होता है वो हर प्राणी करना तो चाहता है, लेकिन इन केस अगर समायोजन नहीं हो पाए तो फिर किन किन परिस्थितियों से इंसान को जूझना पड़ेगा, उनसे निकलने के लिए क्या उपाय करने पड़ेंगे, आइए देखते हैं आगे। अब देखिए, समायोजन से संबंधित प्रकृति और इसके अलावा इसके कथन देखने के बाद में आगे हम बढ़ते हैं। समायोजन हर प्राणी करना चाहता है, आप करना चाहते हैं, मैं करना चाहता हूं, संसार करना चाहता है।
आप भी एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, मैं अच्छा पैसा कमाना चाहता हूं, समाज में सब रेप्यूटेड होना चाहते हैं, पर हर व्यक्ति क्या समायोजित हो पाता है? क्या 100 व्यक्ति अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एक कक्षा के अंदर किसी कोचिंग के अंदर 100 विद्यार्थी बैठे हैं, तो क्या 100 की 100 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो जाता है? नहीं। इसका मतलब समायोजन हर बार हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इसकी वजह से एक विशेष चीज उत्पन्न होती है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे मान लीजिए हम और आप समायोजन करना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से हमारा समायोजन नहीं हो पाया, हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाई, इच्छाओं का दमन हो गया, तो फिर हमारा समायोजन न हो पाने पर कुसमायोजन हो जाता है। यानी कि चाहते तो थे हम समायोजन करना, पर जब हमारा समायोजन नहीं हो पाया तो हमारा कहीं ना कहीं कुसमायोजन हो गया। और जैसे ही कुसमायोजन हो जाता है, तो मैं आपको यहां एक बात विशेष बताना चाहूंगा एग्जाम की दृष्टि से, कि जैसे ही प्राणी के मस्तिष्क में कुसमायोजन की भावना पैदा हो जाती है कि साहब मेरा कुसमायोजन हो गया है, मैं नौकरी नहीं लग पाया, तो हमारे मस्तिष्क में, इस 1350 ग्राम के मस्तिष्क में 5 प्रकार की मानसिक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। कितनी बीमारियां पैदा हो जाती बच्चों? 5 प्रकार की मानसिक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अब ये कैसी बीमारियां हैं और आए दिन हमें इनसे कैसे जूझना पड़ता है, आइए देखते हैं। तो जैसे ही प्राणी का कुसमायोजन हुआ, तो इस कुसमायोजन के कारण हमारे मस्तिष्क में 5 मानसिक बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। चूंकि शरीर में उत्पन्न है, शरीर में उत्पन्न नहीं हुई है, इस वजह से मैं इनको शारीरिक नहीं कह रहा, इनका संबंध मनुष्य के मस्तिष्क से है, इस वजह से मैं इनको मानसिक बीमारी कह रहा हूं। और इन मानसिक बीमारियों में पहली बीमारी जिसका मैं नाम लूंगा वो है तनाव, टेंशन। दूसरी बीमारी की अगर मैं बात करूंगा तो उसे कहा जाएगा भग्नाशा या कुंठा, यानी कि फ्रस्ट्रेशन। तीसरी बीमारी की अगर मैं बात करूंगा तो मैं बात करूंगा दबाव, यानी कि प्रेशर। चौथी बीमारी की अगर मैं बात करूं तो यह बीमारी होगी द्वंद्व, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट। और पांचवी और अंतिम बीमारी की अगर मैं बात करूंगा तो यह होगी दुश्चिंता, यानी कि एंग्जाइटी। तनाव, भग्नाशा या कुंठा, दबाव, द्वंद्व और दुश्चिंता, ये 5 प्रकार की बीमारियां हमारे मानसिक कहीं ना कहीं या हमारे मस्तिष्क में घर कर लेती हैं। अब कैसे पता चले कि ये बीमारी क्या है और इनके क्या लक्षण हैं, तो देखते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं करूं पहली बीमारी की, जिसे मैंने कहा तनाव, यानी कि टेंशन। आपको तनाव कब होता है? तनाव प्राणी को तब होता है जब हम एक विशेष परिस्थिति से जूझ रहे होते हैं। तनाव की अगर मैं बात करूं, टेंशन की बात करूं, तो इस तनाव में और भग्नाशा और कुंठा में सिर्फ एक माइनर से डिफरेंस है, सिर्फ एक छोटा सा अंतर है। अगर वो अंतर हटा दिया जाए तो ये दोनों बीमारियां आपको एक जैसी ही लगेंगी, क्योंकि दोनों का आपस में गहरा संबंध है। तनाव की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको ये सिद्ध करूंगा कि ये कैसे पैदा होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी कार्य में एक बार भी असफल हो गए, इवन ए सिंगल टाइम यू गेट फेलियर। आप अगर किसी कार्य में एक बार भी असफल हो जाते हैं तो वो प्रथम असफलता भी आपके मस्तिष्क में तनाव पैदा कर देती है। तो इस लाइन को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि तनाव जो होता है वो प्रथम प्रयास में असफल होने पर भी उत्पन्न हो सकता है। यानी कि अगर हम कहें हमने पहला अटेम्प्ट किया, हम उसमें असफल हुए, तनाव हुआ, पर बिना उदाहरण के तो साइकोलॉजी अधूरी है। तनाव का उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए किसी लड़के ने यह सोचा कि मैं आईएएस का एग्जाम दूंगा, मैं आईएएस का एग्जाम देने का प्रयास करता हूं। उसने फॉर्म अप्लाई किया, अच्छी तैयारी भी की,
लेकिन जब उसने एग्जाम का रिजल्ट देखा तो उसे पता चला कि आखिर के लास्ट की मेरिट के अंदर वो 4 नंबरों से सेलेक्ट होने से वंचित रह गया। तो जब उसने रिजल्ट देखा कि मैं 4 नंबर से रह गया तो उसके दिमाग में एक तनाव पैदा हुआ कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो बहुत बुरा हुआ। बहुत चिंताएं से उसके दिमाग में उभरने लगी और तनाव से वो 2-4 दिन ग्रस्त रहा। लेकिन तब उसके पिताजी ने उनसे बात की और ये कहा कि आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं, आपकी तो उम्र अभी बहुत कम है और आपने तो पहला ही प्रयास किया है और पहले प्रयास में आप सिर्फ 4 नंबर से सेलेक्ट होने से रह गए हैं सॉरी सेलेक्ट होने से रह गए हैं। तो पिताजी के कहने पर और पिताजी के बार बार समझाने पर कि जीवन में भी कई मौके आएंगे, तब जाकर के उस लड़के को लगता है कि हाँ यार मैं फालतू में चिंता ले रहा हूं, मैं फालतू में टेंशन ले रहा हूं, इस बार 4 नंबर से रह गए कोई बात नहीं, अगली बार 40 नंबर से मेरिट में आ गया आऊंगा। इसका मतलब वो लड़का अब अगला प्रयास करने वाला है। तो जो तनाव है वो एक बार की असफलता से भी पैदा हो सकता है, लेकिन आगे संभावनाएं रहती हैं। यानी कि इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो आईएएस की परीक्षा में प्रथम प्रयास में असफल होने पर तनाव उत्पन्न होगा। सीधी सी बात है, लेकिन समझाए जाने पर वो टेंशन दूर भी हो सकती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, अब मैं बात करता हूं दूसरी बीमारी की जिसका इसके साथ गहरा ताल्लुक है और वो है भग्नाशा या कुंठा। तो आपको खुद फर्क पता चल जाएगा कि आखिर इन दोनों बीमारियों में क्या संबंध है। पहली बात, भग्नाशा और कुंठा को अंग्रेजी में फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है। वो कहा जाता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, परेशान हो गया है, तो जिंदगी से दुखी हो गया दिखता है, खुद तो मरेगा ही, हमको लेकर मरने की सोच रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन क्या है, ये कैसे पैदा होती है? तो अगर आप इस तनाव की पहली लाइन पर गौर फरमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या होने वाला है। यहां लिखा हुआ है पहले प्रयास में। मान लीजिए वो लड़का पहले प्रयास में, जिसको मैंने अभी आईएएस की परीक्षा में 4 नंबर से फेल करवाया था, उस लड़के ने दूसरी बार प्रयास किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, 5वीं बार किया, अपनी उम्र के उस पड़ाव तक किया जहां तक आईएएस का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जब वो आईएएस के परिणाम बार बार देखता, असफलता ही हाथ लगती। और एक दिन ऐसा आया कि वो देखते देखते परेशान हो गया, दे दे के एग्जाम परेशान हो गया और आखिर में उसने बोल दिया भाई मेरे बस की बात नहीं है, भाड़ में गई आईएएस, और अगर ज्यादा कोई परेशानी हुई तो हो सकता है फांसी के फंदे पर झूल जाएगा। और यही होता है कोटा में पीएमटी की तैयारी करने जाते हैं जो विद्यार्थी, ज्यादातर उनमें से कईयों की योग्यता इतनी नहीं होती कि वो पीएमटी की फाइट कर जाएं, लेकिन माता पिता की आकांक्षाओं के बोझ के तले वो घिसे रहते हैं, घिसे जाते हैं, और जब उनको लगता है कि माँ बाप को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे तो भग्नाशा और कुंठा के शिकार होकर के वो आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए आत्महत्या के विचार की जननी इस भग्नाशा और कुंठा को कहा जाता है। यह बात ध्यान रखना कि अगर प्राणी में भग्नाशा और कुंठा ने घर कर लिया तो ये मान लीजिएगा कि वो आत्महत्या के विचार उत्पन्न कर सकती है। तो सीधी सी बात यह है, एग्जाम के अंदर कैसे पूछा जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि अंतिम प्रयास में भी असफल हो जाने पर उत्पन्न निराशा भग्नाशा या कुंठा कहलाती है, और तब व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। और इसका सीधा एग्जाम्पल हो सकता है आईएएस की परीक्षा में अंतिम प्रयास में भी असफल हो जाना और असफल होके आत्महत्या के विचार उत्पन्न होना। तो कुल मिलाकर के दोनों ही बीमारियों के आपको लक्षण दिखाई दे गए हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप फेलियर प्राप्त कर रहे हैं, तनाव है लेकिन कुछ संभावनाएं हैं। अगर आप आखिरी अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके अंदर भी फेल हो गए, तो फिर हाथ पैर धर के जिंदगी आपको ऐसे लगेगी सब बर्बाद हो गए हम, तो वो बर्बादी की भावनाएं भग्नाशा और कुंठा है, और ये आपके दिमाग में आत्महत्या के विचार भी पैदा कर सकती है। अब बढ़ते हैं तीसरी बीमारी पर।
तनाव और भग्नाशा या कुंठा के बाद में हम आने वाले हैं तीसरी बीमारी पर। लेकिन इससे पहले कि हम तीसरी बीमारी पर आए, वो जो मैंने आपको अभी अभी दूसरी बीमारी बताई थी भग्नाशा, उस भग्नाशा के अंदर भी अगर आपको वास्तविक अर्थ देखना हो तो भग्नाशा का अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो आपको दो शब्द नजर आएंगे, भग्न प्लस आशा। भग्न का मतलब है टूटना और आशा का मतलब होता है उम्मीद। यानी कि आपकी सारी उम्मीदें जब टूट जाती हैं, बिखर जाती है, तो वही क्या कहलाता है? भग्नाशा कहलाता है। अब बढ़ते हैं आगे बीमारी पर। तीसरी बीमारी जिसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं वो है दबाव। दबाव जिसको स्ट्रेस भी कहा जाता है। स्ट्रेस, क्यों साहब स्ट्रेस हो रहा है? दबाव क्या है, कब उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है, इसको समझिएगा। आपने गौर किया हो, जब रीट की वैकेंसी की घोषणा सिर्फ मुख्यमंत्री जी के द्वारा या शिक्षा मंत्री जी के द्वारा इतना कहा गया था कि ठीक सितंबर के महीने में हम रीट का आयोजन करेंगे, तो उस समय हमारे मन में मोटिवेशन आई कि अब हमें पढ़ाई करनी चाहिए और हमने पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन आप ध्यान दें, एग्जाम का जैसे जैसे वक्त करीब आता है वैसे वैसे कुछ बातें हमें ऐसे लगती, कुछ डर सताने लगता है कि यार कहीं अपन फेल नहीं हो जाए, और इस डर से भी कई दफा हम याद की हुई चीज भी भूल जाते हैं। आपको मैं इसका उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए आप रीट की तैयारी कर रहे हैं और रीट की तैयारी करने के दौरान आखिरी 15 दिन बचे हैं। अब उन आखिरी 15 दिनों के अंदर आपने सोचा कि थोड़ा यार बहुत पढ़ पढ़ के मूड डाइवर्ट कर ले, थोड़ा सा खराब सा लग रहा है, आप मूवी देखने जाते हैं। मूवी देखने जब आप गए तो आप जैसे वहां बैठे तो सबसे पहले ऐसे प्राणी का आपके पास में फोन आता है जिसका फोन उठाना इस संसार में सबसे ज्यादा आवश्यक है, और वो है पिताजी। अब आपने देखा, विचलित हो गए कि पिताजी का फोन आ गया, कहां भागूं, मैं तो मूवी वाला बैठा हूं। आप तुरंत वॉशरूम की ओर भागे और वहां जाकर पिताजी का फोन उठाया। पिताजी ने पूछा, बेटा क्या कर रहा है? आपने कहा, पिताजी मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं, क्योंकि टेंशन है, वो डर है उनसे, पिताजी से सबको डर लगता है। तो पिताजी ने कहा, हाँ पढ़ ही लेना। और पढ़ाई कैसे चल रही? बहुत बढ़िया। कितनी खराब चल रही हो? आप तो ये बोलोगे साहब बहुत बढ़िया चल रही मेरी पढ़ाई, तो क्योंकि पता है कि उसका नाम बाप है, वो पिताजी है, वो हाथ पैर तोड़ के पटक सकता है। तो ये भी डर है मन के अंदर। तो अपन ने सोचा कि साहब चलो ठीक है साहब, पिताजी मेरी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। तो पिताजी ने कहा, बढ़िया ही चलनी चाहिए वरना टांगे तोड़ के हाथों में दे दी जाएंगी। लो साहब, पापा जी ने क्या डाल दिया हमारे ऊपर? दबाव, करना ही है। उसके बाद दूसरा फोन आता है मम्मी जी का। मम्मी जी ने पूछा, बेटा कैसी तैयारी चल रही है? तो चूंकि लड़कों में ओडिपस ग्रंथि होती है, लड़का तो तुरंत बक दिया कि मम्मी मेरी तो तैयारी बहुत खराब चल रही है, मैं तो पता नहीं क्या होगा। तो मम्मी ने कहा कि तेरा बाप तेरी जान ले लेगा अगर तेरा नंबर नहीं आया तो ध्यान रखना, बहुत उम्मीदें मान के बेटा है। ये लो साहब, मम्मी ने भी हमारे ऊपर क्या ला दिया? दबाव। तीसरा फोन सुनो आप, सबसे विशेष। तीसरा फोन आता है हमारे दोस्तों का, जो हमको फोन करके बोलते हैं, भाई क्या कर रहा है? बोले यार मेरे को तो बहुत टेंशन सी हो रही है, मेरे को तो दबाव आ रहा है, मैं तो घर जाके अभी अपने रूम पे जाकर के मैं तो पढ़ूंगा। तो पता वो लड़के क्या कहते हैं, आपके दोस्त क्या कहते हैं? अभी तक पढ़ ही रहा है क्या? हमने तो 3 बार कोर्स करके फेंक भी दी किताबें साइड में। लो भाई साहब, उनकी बात सुन के आप पे दबाव आ गया कि जो छोरा पंचवर्षीय योजना के तहत 10वीं पास करके आया, 12वीं पास करके आया मेरा मित्र, उसने पढ़ लिया और मैं रह गया। तुरंत भागा लड़का और तुरंत भाग करके 5 किताबें रख के रजाई ओढ़ के उसको चला करके और पैसा कर रहा है, लाइटें चल गई, टॉर्च जला के पढ़ रहा है, एक एक चीज को बार बार पढ़ रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक, शिक्षा मनोविज्ञान का, और फिर क्या कहता है, यार ये तो याद ही नहीं हो रहा। इसका मतलब ये क्या चक्कर है? यही परिस्थिति दबाव है। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, लास्ट मोमेंट है, कोई नई चीज आपको मिल गई, आप उसको पढ़ोगे, दबाव में हो, याद नहीं होगी। ये याद न होना अंतिम परीक्षा के दिनों में ही दबाव है। तो आइए समझते हैं दबाव जो उत्पन्न होता है, इसके लिए कहा जाता है कि अंतिम समय आने पर, अब अंतिम समय मतलब मौत का नहीं है, एग्जाम का है, अंतिम समय आने पर, और उस अंतिम समय पर आत्मसम्मान की रक्षा के समय, कि साहब आपको आत्मसम्मान बचाना है, अपन को पास होना है, उस समय
दबाव उत्पन्न होता है। यानी साहब एग्जाम का लास्ट टाइम आ गया, उस समय आपको अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बचाना है, दबाव में आ गए भैया आप लोग। इसका एग्जाम्पल है परीक्षा के अंतिम दिनों में, परीक्षा के अंतिम दिनों में कोई नया प्रकरण यानी कि नया टॉपिक याद न हो पाना। यानी आप एग्जाम का आखिरी टाइम चल रहा है, आप सोचो मैं ये पढ़ लूं वो पढ़ लूं, तो आपको लगेगा कि मैंने पुराना पढ़ा है वो भी भूल के दिखता हूं मैं तो। इसलिए एग्जाम से 5-7 दिन पहले माइंड को रिलैक्स करना पड़ता है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है, किसी प्रकार के दबाव की परिस्थिति हमारे ऊपर ना जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। हम इस दबाव के चलते कई बार, ये सिर्फ मैंने एक जनरल व्यावहारिक आपको एग्जाम्पल बताया है, इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जब आप एग्जाम देने जाते थे, मान लीजिए बीएड पे जब वार्षिक एग्जाम लगा था, तो उसके अंदर हमारे सामने कॉपी आई, 10 सवाल थे कि साहब ये फलाने 5 नंबर का है, ये फलाना 10-10 नंबर का है, अपन करने लगे। उस समय तो साहब आपने शुरू में यहाँ श्रीर गणेशाय नमः और यहाँ भाई साहब कोई फोटो और फलाना ढिमकार आरती गुणगान, ये सब आपने लिखा, लिखना भी चाहिए, और बिल्कुल हीरे मोती जड़ के पढ़ा। पहला प्रश्न पढ़ा, शिक्षा का क्या अर्थ है। शिक्षा को आप लिख रहे हैं जैसे कोई इसमें जरी गोटे का काम कर रहे हो, ये शिक्षा, ये काले पेन से अंडरलाइन, ये सब आपने कर लिया, बहुत बढ़िया भैया। अब धीरे धीरे चले जा रहा है, आपने देखा कि चलो अभी अब कितना टाइम बचा, देखा घड़ी की तरफ तो 5 मिनट बच रहे थे, और 5 मिनट में 2 बड़े सवाल करने थे निबंधात्मक। अब आप ये राइटिंग देखना जो आपने शुरू में करी थी, और उसके बाद में शिक्षा ये हमारे जीवन की अनभिन्न अंग है, घास काटी आपने। शिक्षा में जैसे वो साहब आपके वो एग्जाम वाला आया, पेपर खींच रहा है और आप रोल नंबर लिख रहे हो, और तो आपके अगर उस कॉपी को आज आपको दिखा दिया जाए ना, तो ये तो है भैया शब्द और ये कटी है घास। आप खुद बोलोगे ये मैंने थोड़ी लिखा भैया, ये पता नहीं किसने लिख दिया मेरी कॉपी में। इसका मतलब ये हुआ कि इस राइटिंग में फर्क क्यों आया, क्योंकि आखिरी मोमेंट के ऊपर आपके सामने क्या गया था, दबाव। इसलिए दबाव में कोई काम नहीं करना चाहिए, रिलैक्स करके अपने दिमाग को शांत तरीके से एग्जाम सेंटर पर रखना चाहिए, ताकि आया हुआ सवाल तो कम से कम गलत ना हो। आइए बढ़ते हैं अगली बीमारी पर। चौथी बीमारी जो हमारी है वो है द्वंद्व, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट। अब ये कॉन्फ्लिक्ट यानी कि द्वंद्व क्या है? अब ये कोई समास का उदाहरण नहीं है जिसमें 2 पदों के बीच में और का लोप हो जाएगा, राधा और श्याम, सीता और राम, गीता और सीता, ये इसकी बात नहीं कर रहा हूं। द्वंद्व का मतलब होता है कि आपके सामने 2 ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन, और उन 2 ऑप्शंस में से आपको एक सेलेक्ट करना है। तो जब प्राणी के सामने 2 अवसर हों और उनमें से एक का चुनाव करना हो, तो द्वंद्व की स्थिति पैदा हो सकती है। यानी कि राइटिंग लैंग्वेज में अगर हम लें तो साहब 2 अवसरों में से एक का चुनाव करना द्वंद्व उत्पन्न करता है। अब मुझे पता है विद्यार्थियों आप क्या सोच रहे हो, आप सोच रहे होंगे कि साहब 2 अवसर हैं तो हम तो दोनों को चुन लें। नहीं भैया, शर्त यही है, चुनना एक को ही है। अब इसका क्या उदाहरण हो सकता है, जैसे मान लो मैं आपको ये ऑप्शन दूं कि ये तो है भैया गुलाब जामुन और ये है रसगुल्ला, खाना एक ही है, मन तो कर रहा है कि दोनों का जाए, लेकिन खाना एक ही है। तो अब आपके दिमाग में कईयों के तो आएगा कि यार मैं तो गुलाब जामुन खाऊंगा, पर कईयों के मन में यह भी आ रहा होगा यार मैं तो रसगुल्ला खाऊंगा। तो जब आपके सामने गुलाब जामुन और रसगुल्ला रख दिया जाए, फिर दोनों में से ऑप्शन देके लो खाओ क्या खाना है, और फिर उसमें आप चूज करने के लिए मजबूर हो जाओ, यार मैं तो खा तो दोनों जाऊं पर मैं तो रसगुल्ला खाऊं। तो ये जो दिमाग के अंदर ये जो द्वंद्व उत्पन्न हुआ है ना, यही कहीं ना कहीं इसका स्रोत है। यानी आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे, एक चुनना है आपको तो खाली। तो इसका एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूं कि गुलाब जामुन और रसगुल्ले में से एक को चुनना कि आपको गुलाब जामुन खाना है कि रसगुल्ला खाना है। लेकिन अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपको बताना चाहूंगा कि आज तक जितने भी पेपर हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाली बीमारी है वो बीमारी द्वंद ही है। और पिछले रीट के अंदर भी आया था। पिछले रीट के अंदर सवाल था कि एक बालक अपने सहपाठी को थप्पड़ मारना चाहता है, लेकिन वो शिक्षक के डर के कारण ऐसा नहीं कर रहा है, तो यह किस द्वंद का उदाहरण है? तो साफ बात है, द्वंद की बात हो रही है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये इस बार भी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि वो इसलिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि ये द्वंद खुद 3 प्रकार का होता है। यानी कि द्वंद कितने प्रकार का हो सकता है? तो आप आंसर देंगे 3 प्रकार का। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं, आइए करते हैं चर्चा आगे।